प्रमोद शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। वो एक बहुत मेहनती आदमी था। वो एक किसान का बेटा था। आज सुबह सुबह वो अपने काम पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रमोद ने देखा नंबर उसके गांव के मित्र बल्ली का था। प्रमोद ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो बल्ली, कैसे हो? आज इतने समय के बाद मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हारे लिए एक बुरा समाचार है प्रमोद। बुरा समाचार? माँ और पिताजी ठीक तो है ना? कल तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया और तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सारे गांव वाले तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तुम पहली ट्रेन पकड़कर अपने गांव निकल आओ। प्रमोद ने अपने गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ ली और कुछ ही घंटे में वो अपने गांव पहुंच गया। प्रमोद ने रोते हुए अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। रात में प्रमोद अपनी माँ सुखमणि के पास पहुंचा। माँ, मैं तो पिताजी को ठीक ठाक छोड़कर गया था। अचानक पिताजी को क्या हुआ? तेरे पिताजी कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे प्रमोद, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत चिंतित रहने लगे थे। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के आदमी लगातार उनसे वसूली कर रहे थे और तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें दे सके। मेरी समझ में नहीं आता माँ कि आखिर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के आदमी पिताजी से किस रकम के लिए वसूली कर रहे थे। हमने तो उनका कर्जा काफी सालों पहले चुका दिया था। बेटा, बहुत साल पहले जब तू काफी छोटा था, तेरे पिताजी ने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप से कुछ रकम उधार ली थी, मगर वो उस रकम का ब्याज आज तक नहीं चुका पाए। पिछले 6 महीने से उन्होंने ब्याज की रकम नहीं चुकाई थी। इस वजह से उनके ऊपर बहुत अधिक कर्जा हो गया था। बेचारे इसी चिंता में चल बसे। ये सरासर अन्याय है माँ। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे पिताजी ने बचपन में ठाकुर से छोटा कर्ज क्या ले लिया? उसने ब्याज के बदले हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं प्रमोद? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बहुत बड़ा व्यक्ति है। उसकी शहर में अच्छे नेताओं से जान पहचान है। मत भूलो कि वो यहाँ का जमींदार है। तभी ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के 2 गुंडे जग्गू और बिल्लू प्रमोद के घर के अंदर घुस आए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं प्रमोद, ये हमारा अधिकार है। जग्गू भाई सही बोल रहे हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम दोनों ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के आदमी हैं और हमें ये पूरा अधिकार है कि हम जब चाहें, दिन हो या रात, किसी के भी घर में घुस सकते हैं। दुनिया बहुत बदल गई है जग्गू और बिल्लू। हम दोनों तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आए हैं। तुम्हें इसी वक्त ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने हवेली बुलाया है। मैं तुम्हें ठाकुर की हवेली पर अकेले नहीं जाने दूंगा प्रमोद। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ठाकुर साहब प्रमोद को जान से मार देंगे। बल्ली और प्रमोद जग्गू और बिल्लू के साथ ठाकुर की हवेली में पहुंच गए। ठाकुर बेचैनी से प्रमोद की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रमोद को देखकर ठाकुर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई प्रमोद। तुम शायद मेरे गांव के पहले व्यक्ति हो जो पढ़ लिख कर शहर से गांव आए हो। आपने बिल्कुल सही कहा ठाकुर साहब। मत भूलिए, बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल आपने ही बंद करवा दिया था। लेकिन तुम्हारे पिताजी को तुम्हें पढ़ाने का जुनून सवार था। अगर आज वो जीवित होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। लेकिन होने को भला कौन टाल सकता है प्रमोद? मुझे आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है ठाकुर साहब? तुम तो जानते हो प्रमोद कि तुम्हारे पिताजी ने वर्षों पहले मुझसे 10,000 रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसकी ब्याज आज तक चली जा रही है। ना तो तुम्हारे पिताजी ब्याज चुका पाए और ना ही मूल। तुम्हारे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने पिता का कर्जा चुकाए। अब उस कर्ज को तुम चुकाओगे। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप की बात सुनकर प्रमोद आग बबूला होकर बोला, मेरी समझ में ये नहीं आता ठाकुर साहब कि 10,000 रुपए के बदले आप मेरे परिवार से कितनी ब्याज वसूलेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मेरे पिताजी हर महीने आपको ब्याज की रकम देते थे। मुझे अब आपके खाते देखने हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा ब्याज है जो चुक ही नहीं पा रहा। जरा आवाज नीचे करके बात करो प्रमोद।
यह तुम्हारा शहर नहीं बल्कि मेरा गांव है और तुम मेरी हवेली के अंदर खड़े हो, जिसकी दीवारें सिर्फ और सिर्फ मेरी ऊंची आवाज सुनना पसंद करती हैं। तुम्हारे जैसे गरीब व्यक्ति की नहीं। मत भूलो कि मैं इस गांव का जमींदार हूँ। अगर तुमने अपने पिताजी का कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे खेत और तुम्हारा घर दोनों तुमसे छीन लूंगा। कौन से जमाने की बात कर रहे हो ठाकुर साहब? जमींदारी के जमाने चले गए, आज का दौर नया दौर है। अब इस देश के गरीब नागरिकों के न्याय और अन्याय के फैसले तुम्हारे जैसे क्रूर जमींदार नहीं करते, अदालत करती है। मैं अपने पिताजी का मुकदमा कोर्ट में लेकर जाऊंगा और तुम्हारी एक एक करतूत बताऊंगा कि किस तरह तुमने 10,000 रुपए देकर मेरे पिताजी को कभी चैन से जीने नहीं दिया। तो तुम अपने पिताजी का कर्ज नहीं चुकाओगे? किसी कीमत पर नहीं ठाकुर साहब। आपको जो करना है कर लीजिए। हम दोनों की मुलाकात अब कोर्ट में होगी। इतना कहकर प्रमोद बल्ली के साथ क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। प्रमोद के जाते ही बिल्लू ठाकुर से बोला, ये आपके आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है ठाकुर साहब। मुझे तो लगता है ये छोरा मुसीबत बनकर आया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बिल्लू। ये तो बिल्कुल शिक्षित व्यक्तियों जैसी बातें कर रहा है। अगर ये शिक्षा की बीमारी हमारे गांव में फैल गई तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। तो फिर इस छोरे का जल्दी से कुछ करिए ठाकुर साहब, वरना इसने अपने जैसे और व्यक्तियों को शिक्षित करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी ये जमींदारी जो आपके पुरखों से चली आ रही है, जिसे अंग्रेज और भारत सरकार भी खत्म नहीं कर पाए, ये मामूली सा छोरा खत्म कर देगा। इतना आसान नहीं है बिल्लू। ये बेवकूफ इतना भी नहीं समझता कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर ये अपने पिता की रकम नहीं चुकाएगा तो इसके घर के कागज अभी भी मेरी तिजोरी में पड़े हैं। मैं इसे बेघर कर दूंगा। अगले दिन प्रमोद अपने खेत में चला गया और वहाँ उसकी प्रेमिका आरती पहुँच गई। प्रमोद आरती से बचपन से प्यार करता था। आखिर मुझे तुमसे विवाह करने के लिए और कितना इंतजार करना होगा प्रमोद? आरती, इस बार मैं अपने पिताजी से तुम्हारे बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कुछ दिन बाद मैं माँ को तुम्हारे और अपने बारे में बता दूंगा और तुमसे विवाह कर लूंगा। विवाह करने के बाद भी तुम शहर अकेले जाओगे या मुझे और माँ जी को साथ लेकर जाओगे? नहीं आरती, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं गांव में ही रहूंगा। मेरा गांव बरसों से उस ठाकुर का गुलाम बना हुआ है और मैं ठाकुर की गुलामी से अपने गांव वालों को आजाद करवाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है प्रमोद। इतना मुश्किल भी नहीं है आरती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे गांव में शिक्षा की कमी है। जिस दिन मेरे गांव का हर एक नागरिक शिक्षा को प्राथमिकता देने लगेगा, उस दिन ठाकुर की दुकान बंद हो जाएगी। प्रमोद उस दिन के बाद अपने गांव में अपने खेत में हल चलाने लगा। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को हर घर जाकर बच्चों और बुजुर्गों को शिक्षा की तरह तरह की बातें बताता। गांव के लोगों के मन से अब ठाकुर का भय दिन प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा था। ठाकुर इसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा। गांव वाले अब ठाकुर की कोई बात नहीं मानते थे। मगर कुछ सालों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखा पड़ने से गांव की उपजाऊ भूमि बंजर हो गई और पानी की व्यवस्था का इंतजाम ठाकुर के हाथों में था। भूख से परेशान होकर सभी गांव वाले प्रमोद को बुरा भला बोलने लगे। तभी प्रमोद का दोस्त बल्ली सारे गांव वालों से बोला, तुम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। प्रमोद ने तुम सबका कितना साथ दिया और आज जरा सी विपत्ति क्या आ गई, तुम सबने प्रमोद को खलनायक बना दिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी बल्ली कि हम प्रमोद की बातों में आ गए। अरे प्रमोद तो पढ़ा लिखा है, उसका क्या है? वो तो अपनी माँ को लेकर शहर चला जाएगा। भूखे तो हम सब मरेंगे ना। इससे अच्छी तो ठाकुर की गुलामी थी। अब हम किस मुंह से ठाकुर के पास पानी के लिए जाएं? तुम सब लोगों को प्रमोद पर भरोसा करना चाहिए। मत भूलो कि प्रमोद के आने से पहले वो ठाकुर तुम सब पर कितना जुल्म करता था। गांव वालों, अभी भी वक्त है। हम सब ठाकुर के पास चलते हैं और अपने किए की उससे क्षमा मांगते हैं। सिर्फ ठाकुर ही है जो हमारे खेतों में पानी मुहैया करा सकता है। और वो कैसे? मत भूलो बल्ली कि गांव से कुछ दूरी पर एक नदी भी बहती है जो दूसरी नदियों से जुड़ती है। वो संपत्ति ठाकुर के हिस्से में आती है।
ठाकुर उस नदी के जरिए हमारे खेतों में पानी छोड़ सकता है और वो हमें बीज लाने के लिए कुछ धन भी दे सकता है, मगर वो उसके बदले कितना भारी ब्याज वसूलेगा, क्या इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा है? इस वक्त तो हम सबको अपने पेट भरने की पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई फिल्म नहीं चल रही बल्ली, ये हकीकत है और हकीकत में ऐसा ही होता है। गांव के सभी लोग ठाकुर की हवेली में गए। ठाकुर उसी पल का तो इंतजार कर रहा था। ठाकुर एक सादे स्टैम्प पेपर पर सारे गांव वालों के अंगूठे लेकर बोला, तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हो। कल मैं तुम्हारे घर पर आकर पैसे दे जाऊंगा और आज रात ही अपनी नदी का पानी गांव की ओर छोड़ दूंगा। ये क्या ठाकुर साहब, आपने तो इन गांव वालों से कुछ भी नहीं कहा। कल मैं सबको उनके घरों से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो सब अपने खेतों की जमीन मेरे नाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो तो आप अब भी कर सकते थे। आपने सादा स्टैम्प पेपर पर अंगूठे के निशान तो ले लिए हैं ना सबके। तुम अभी कृषि कानून के बारे में नहीं जानते। मैंने बहुत सोच समझकर चाल चली है। अब मुझे सारे गांव की जमीन चाहिए। अगले दिन ठाकुर ने सभी गांव वालों के घरों से उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उनके घरों में ताले लगा दिए। सभी गांव वाले अपने घरों से निकल गए। प्रमोद से गांव वालों की ये दुर्दशा देखी नहीं गई। बेचारा प्रमोद जंगल में अपने गांव वालों की तकलीफ में आंसू बहाने लगा कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। तुम क्यों रो रहे हो बेटा? मेरे गांव वासी बहुत तकलीफ में हैं बाबा। मैं अपने गांव को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठाकुर ने उन सबके घर छीन लिए और अब वो उन सभी गांव वालों को घर के बदले उनके खेत जबरदस्ती अपने नाम करवाने के लिए धमका रहा है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम हैं बेटा, जो अपने दिल में दूसरों के लिए दर्द रखते हैं। इतना कहकर उस साधु ने एक बड़ी सी झोली निकालकर प्रमोद को पकड़ा दी। तुम एक मेहनती व्यक्ति हो। मेहनत करके अपनी बंजर जमीन पर इन बीजों को बो देना। समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा। तभी साधु वहाँ से गायब हो गया। प्रमोद हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसकी समझ में आ गया था कि वो जरूर कोई मायावी साधु था जो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया था। प्रमोद घर जाकर आरती और बल्ली को सारी घटना बताने लगा। लेकिन जमीन तो बंजर है प्रमोद, तुम इसमें बीज कैसे बोओगे? मैं अपनी मेहनत से बीज बंजर जमीन पर बोऊंगा और पानी की जगह अपना पसीना इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन प्रमोद अपनी बंजर जमीन पर साधु के दिए हुए बीजों को बोने लगा। पानी की जगह प्रमोद सूर्य की तपती किरणों में अपने पसीने का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। प्रमोद ने जिस जिस स्थान पर बीज बोए थे वहाँ पर उन बीजों की जगह बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बन गए। प्रमोद हैरत से उन घरों को देखने लगे। अचानक बने उन सुंदर घरों को देखकर सभी गांव वाले दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए। उन घरों के अंदर सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। उन सभी घरों में बड़े बड़े ट्यूबवेल भी बने हुए थे जिनमें से पानी आ रहा था। देखा तुमने गांव वालों, ये सब ईश्वर की कृपा है। इस पानी के जरिए हम अपने गांव की बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन हम बीज कहाँ से लेकर आएंगे? तभी प्रमोद की नजर घर के अंदर रखी हुई पोटलियों पर पड़ी। उन पोटलियों में सभी तरह के बीज रखे हुए थे। इन घरों के अंदर बीज भी रखे हुए हैं बल्ली। अब कुछ ही महीनों में हमारी फसल लहलहाने लगेगी। सभी गांव वाले उन जादुई बीजों के बने हुए घर में रहने लगे और ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करने लगे। सभी गांववासी आराम से उन जादुई बीजों के बने हुए घरों में अपना जीवन व्यतीत करने लगे और ये बात ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये चमत्कार हुआ कैसे। कुछ सोचिए ठाकुर साहब, वरना कुछ ही सालों में ये गांव वाले अमीर बनकर हम सबको जेल पहुंचवा देंगे। आज रात हम जाकर उन सभी के घरों में आग लगा देंगे। रात के वक्त ठाकुर उन घरों में पेट्रोल छिड़कने लगा, मगर जैसे जैसे वो दोनों उन घरों में पेट्रोल छिड़क रहे थे, पेट्रोल की गंध उनके कपड़ों से आ रही थी।
मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ठाकुर साहब। ये तुम्हारा दिमाग का वहम है, जल्दी से आग लगा दो। जग्गू ने उन घरों में आग लगा दी, मगर देखते ही देखते ठाकुर और उन दोनों के शरीर जलने लगे। उनकी चीख सुनकर गांव वाले बाहर निकलकर आ गए। तुम सभी गांव वालों को जलाने के लिए आए थे, मगर ये नादान नहीं जानते थे कि ये जादू बीज के जादुई घर हैं, जहां कोई भी अगर बुरी नीयत से आता है तो वो उल्टा उसके साथ ही होता है। तुम सब अपना जीवन इन घरों में आराम से व्यतीत कर सकते हो। प्रमोद आज भी अपने गांव वालों के साथ उन जादुई बीजों के घरों में रहता है।